Hello students, welcome back again my channel लक्ष्य क्लासेस अमेठी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ब्लड और सर्कुलेशन से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन किया है। इस लेक्चर में 50 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सेंट्रल हो, केवीएस हो, रेलवे हो, साथ ही यूपीएचईएससी तक, हायर एजुकेशन कमीशन तक, जीआईसी लेक्चरर, यानी सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सो लेट अस बी कंटिन्यूड। इसको बहुत आराम से और कम्प्लीटली वॉच करिएगा। सारे क्वेश्चंस 50 के 50 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम मूव करते हैं और वन बाय वन एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। पहला है, देखिए टॉपिक है ब्लड एंड सर्कुलेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज से क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज, लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन अवधि, जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी लाइफ स्पान माने जीवन अवधि, आरबीसी माने होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनकी जीवन अवधि क्या होती है? नंबर ए है 120, ऑप्शन बी है 8 डेज, सी है 7 वीक, 8 है, डी है 2 वीक। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो सही ऑप्शन है 120 डेज। तो जो लाइफ स्पान होता है आरबीसी का वो 120 दिन होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में 120 दिन जो है वो करेक्ट आंसर है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज ए 120 दिन, बी है 8 दिन, सी है 7 वीक्स और डी है 2 वीक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ए 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू। जो रेड कलर होता है, द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू। रेड कलर माने लाल रंग, ऑफ द ब्लड माने रक्त का, ड्यू टू माने कारण। रक्त की लाल रंग होने का क्या कारण होता है? कोई पूछ सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द दैट्स द ब्लड इज लुकिंग रेड? द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, रक्त की लाल रंग होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म, बोन मैरो, नन ऑफ द अबव। इसका एग्जैक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पीएच ऑफ द ब्लड इज द रेंज ऑफ। जो रक्त का पीएच होता है उसका दायरा क्या है? 7.0 से 7.1, 7.25 से 7.35, 7.35 टू 7.45, 7.5 से 7.6। तो इस तरह से जो पीएच ऑफ द ब्लड होता है उसका जो दायरा होता है, उसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 7.35 से 7.45। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। सी इज द 7.35 टू 7.45। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है सर्वदाता, ब्लड ग्रुप माने रक्त समूह। तो कोई भी पूछ सकता है वह कौन सा रक्त समूह है जिसे सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जाना जाता है? यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ऑप्शन है ए बी सी डी। ए कैपिटल ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है, इन सारे ऑप्शंस में
जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट सही है। जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब होता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप माने रक्त समूह। जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है उसमें भी 4 ऑप्शन हैं, ओ, ए बी, बी एंड ए। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी द यूनिवर्सल रिसीवर, ए बी किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए बी जो होता है ओ, ए, बी और स्वयं ए बी यानी चारों से ब्लड ले सकता है। उसी प्रकार से जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं जैसे ओ है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो गए 6 क्वेश्चंस। अगला है नेक्स्ट की बात करें, ए विटामिन एसेंशियल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन इज। उस विटामिन का नाम बताना है। एसेंशियल माने लाभदायक होता है, आरबीसी फॉर्मेशन माने होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं के बनने में। वो कौन सा विटामिन होता है, वह कौन सा विटामिन जो लाल रक्त कणिकाओं के बनने में एसेंशियल यानी आवश्यक होता है। B12, फोलिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, आल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आल। सबकी ज़रूरत पड़ती है, B12 की, फोलिक एसिड की, पायरिडॉक्सिन की, ये सब के सब जरूरी होते हैं आरबीसी फॉर्मेशन में। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। लेट अस मूव फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस अगेन। आगे देखिए नेक्स्ट है, फिर देखिए आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है, एन एडल्ट ऑफ 70 kg द होल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट। अगर कोई वयस्क जिसका वजन 70 किलो है उसके शरीर में संपूर्ण रक्त की मात्रा क्या होती है। ठीक है, एन एडल्ट ऑफ 70 kg, सोचिए अगर कोई वयस्क 70 kg का है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिया गया है बहुत क्लियर। अगर कोई 70 kg का वजन का व्यक्ति है, एन एडल्ट ऑफ 70 kg द होल ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट। ऐसे वयस्क जिनका वजन 70 किलो है उनके शरीर में संपूर्ण रक्त का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कितना होगा 5.5 लीटर, 6 लीटर, 6.5 लीटर और 7 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कोई ऐसा वयस्क जिसके शरीर का वजन 70 kg होगा और उसके शरीर में संपूर्ण रक्त की जो मात्रा होगी 5.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक mm इन द बॉडी ऑफ एडल्ट मैन इज। जो औसत नंबर होती है आरबीसी की पर क्यूबिक mm बॉडी में किसी भी वयस्क मनुष्य में, वो कितनी होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं किसी वयस्क मनुष्य में आरबीसी की संख्या, किसी वयस्क मनुष्य में औसत आरबीसी की संख्या पर क्यूबिक mm बॉडी में कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 47 लाख, 52 लाख, 50 लाख और 48 लाख। तो याद रखिएगा किसी भी मनुष्य में जो औसत संख्या होती है आरबीसी की पर क्यूबिक mm में वो 52 लाख होती है, 52 लाख पर क्यूबिक mm। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फॉर्मेशन इन ए फीटस। जो रक्त फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, फीटस माने भ्रूण के अंदर। ठीक है, जो रक्त बनने की प्रक्रिया होती है फीटस के अंदर, बिगिन माने प्रारंभ होती है, इन माने में। फीटस के अंदर ब्लड फॉर्मेशन बनने की प्रक्रिया कब शुरू होती है। पहला ऑप्शन है 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, दूसरा है 4th मंथ, तीसरा है 6th वीक ऑफ गेस्टेशन, गर्भाकाल के 6वें सप्ताह में, 8th वीक ऑफ द गेस्टेशन।
गर्भकाल के 8वें महीने में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। 3rd वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। जो ब्लड फॉर्मेशन जो होता है फीटस में, वो इंट्रा यूटेराइन लाइफ का मतलब होता है जब फीटस जो है, इंट्रा माने विद इन, यूटेराइन माने गर्भाशय, लाइफ माने जीवन। गर्भाशय के अंदर जब फीटस अपना जीवन स्टार्ट करता है तो उसके तीसरे सप्ताह से ही ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जैक्ट आंसर है ए, 3rd वीक ऑफ द इंट्रा यूटेराइन लाइफ। नेक्स्ट है, देखिए, हीमोस्टेसिस स्टार्ट। हीमोस्टेटिस रिफर्स टू, हीमोस्टेटिस का मतलब क्या होता है? फ्लो एंड रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड, नंबर 1 ऑप्शन। सेकंड है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इन डिफरेंट वेसल। थर्ड है क्लॉटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। फोर्थ है प्रेजेंस प्रेशर एंड काउंटर प्रेशर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है क्लॉटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। हीमोस्टेसिस का एकदम एग्जैक्ट मतलब होता है क्लॉटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। क्लॉटिंग माने स्कंदन एंड प्रिवेंशन माने रोकथाम, ब्लड माने रक्त का, लॉस माने होता है नुकसान होना। यानी रक्त जो चोट लगने, घाव लगने से लॉस हो जाता है उसको रोकना और क्लॉटिंग करना, स्कंदन बनाना, स्कंदन करके ब्लड लॉस को रोकना। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हीमोस्टेसिस। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। आगे है नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाई। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाई, रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने, मैकिनकॉफ ने, हार्पर ने और हार्वे ने। तो रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन एकदम करेक्ट सही है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडीज, शरीर का जो रक्त, ब्लड बैंक माने होता है, ब्लड माने रक्त का, बैंक माने आप जानते हैं। शरीर का जो रक्त बैंक है वो कौन है? लीवर, स्प्लीन, किडनी और हार्ट। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्लीन। ठीक है, आगे आप मूव करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखिए, 1 बाय 1 हम डिस्कशन कर रहे हैं। वो सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको सब लगातार पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आगे दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़े देखिए। द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, द विटामिन नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, वह विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए जरूरी होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये है के, इसमें से पोटेशियम जरूरी होता है रक्त के स्कंदन के लिए। ठीक है, इसको आयन कह सकते हैं। वह कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है? आरएच फैक्टर्स वाज डिस्कवर्ड बाई, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? हार्वे ने, लैंडस्टीनर ने, वीनर ने, बोथ बी एंड सी। तो आप याद रखिएगा, आरएच फैक्टर को खोज करने वाले थे लैंडस्टीनर और वीनर। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। बी का मतलब होता है लैंडस्टीनर और सी माने वीनर। तो जो आरएच फैक्टर है उसकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो डी ऑप्शन सही है, बोथ बी एंड सी। अगला है व्हिच इनगल्फ पैथोजन रैपिडली, इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं? इनमें से जो कौन सी होती हैं जो सबसे पहले, व्हिच माने जो कि, इनगल्फ माने निगल लेते हैं, पैथोजन माने रोगकारी को, रैपिडली माने शीघ्रता से। जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं एसिडोफिल, वैसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन इस बात का है कि जो विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी दी गई हैं इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी ऐसी है जो सबसे पहले रोगकारी को निगल जाती है, शीघ्रता से निगल जाती है? तो इसका बेस्ट आंसर है न्यूट्रोफिल, करेक्ट आंसर है। न्यूट्रोफिल एक ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जो पैथोजन यानी रोगकारी को बहुत तेज़ी से निगल जाती है। अगला है
ल्यूकोपीनिया इज द कंडीशन इन व्हिच, ल्यूकोपीनिया एक दशा होती है जिसमें WBC सेल डिक्रीजेज बिलो 5000 पर क्यूबिक mm, वाइट ब्लड सेल्स नंबर गोज अप टू 6000 नंबर, फॉर्मेशन ऑफ WBC स्टॉप, बोन मैरो इज डिस्ट्रॉय। तो इसका सबसे जो ल्यूकोपीनिया इज द कंडीशन इन व्हिच, नंबर ए ऑप्शन एकदम सही है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स डिक्रीजेज बिलो 5000, जो WBC की संख्या होती है लगभग 5000 पर क्यूबिक के नीचे आ जाती है। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबको याद रखिएगा। आगे है कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द वेसल इज प्रिवेंटेड ड्यूरिंग, कोआगुलेशन माने अस्कंदन, ऑफ ब्लड माने रक्त का, वेसल माने वाहिकाओं में, प्रिवेंटेड माने रोका जाता है, ड्यूरिंग सर्कुलेशन माने संवहन के दौरान। इसको हिंदी में कहेंगे रक्त वाहिकाओं में रक्त के संवहन के दौरान रक्त के अस्कंदन को रोका जाता है। यानी कुल मिला के ऐसे समझिए, रक्त ब्लड वेसल के अंदर रक्त को थक्का बनने से कौन रोकता है, तो उसका ऑप्शन है हीपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, आल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हीपैरिन है। अगला है क्वेश्चन 18 नंबर, लिम्फ इज ऑल लाइक ब्लड, जो लिम्फ होता है, इज माने है, आल माने सभी, लाइक माने जैसे, ब्लड माने रक्त की, जो लिम्फ होता है वो पूरी तरह से ब्लड के समान होता है, एक्सेप्ट माने छोड़ते हुए, हैविंग माने पाया जाना। तो इसका मतलब होता है कि जो लिम्फ है वो पूरी तरह से रक्त के समान होता है, केवल केवल कौन, किसको छोड़ते हुए, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ऑल द अबव। तो इसका आंसर है RBC। लिम्फ जो होता है वो ब्लड के समान एकदम होता है, केवल उसमें RBC नहीं पाए जाते हैं। अगला है द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन RBCs, सरफेस एरिया माने जाने हो तो सतह का क्षेत्रफल, ह्यूमन माने मानव की, RBC की, मानव की जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं उनके सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 105 म्यू स्क्वायर, 115 म्यू स्क्वायर, 125 म्यू स्क्वायर, 135 म्यू स्क्वायर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 135 म्यू स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 19, 50 क्वेश्चन हैं इसमें, आपको 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, 50 से ही आप आगे हम मूव करते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देख रहे हैं आप लोग, सबको समझ में अच्छे से आ रहा है कि पॉइंट में चल डिस्कस कर रहा हूँ, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बहुत जगहों से इसको सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है द ब्लड सेल्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स इन इम्यून एक्शन, ब्लड सेल माने होता है रक्त कोशिकाएं, प्राइमरली माने प्राथमिक रूप से, इन्वॉल्व माने सम्मिलित होती हैं, इम्यून एक्शन माने प्रतिरक्षा क्रिया में। तो वह कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो सबसे पहले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो वो कौन सी ब्लड सेल होती हैं, वो कौन सी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो सबसे पहले प्रतिरक्षा क्रिया में सम्मिलित होती हैं। पहला ऑप्शन है RBC, दूसरा है लिम्फोसाइट, तीसरा है ऑल फॉर्म ऑफ WBC, चौथा है WBC एंड प्लेटलेट्स। इसका एग्जैक्ट आंसर है लिम्फोसाइट। अगला है एबव 20 ईयर्स, 20 साल के ऊपर, RBC आर प्रोड्यूसिंग, 20 साल के ऊपर RBC उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है इंड्स ऑफ लॉन्ग बोन, दूसरा है हेड्स एंड शाफ्ट ऑफ लेग बोन, थर्ड है फ्लैट बोन, चौथा है ऑल बोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है इंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। 20 वर्ष के ऊपर RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है इंड ऑफ लॉन्ग बोन, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं वो जहाँ पर ख़त्म होती हैं वहीं पे RBC फॉर्मेशन होता है। अगला है द आयन व्हिच इज इन्फ्लुएंसेस द हार्ट रेट इज, वह आयन जो इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करता है, हार्ट रेट माने हृदय की दर को, हृदय की दर को प्रभावित करने वाले आयन कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आल। इसका ऑप्शन आंसर है आल।
ये सभी जो होते हैं, सब के सब जो होते हैं, हार्ट रेट को प्रभावित करते हैं। द आयन व्हिच इन्फ्लुएंसेस द हार्ट रेट, इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑल। सोडियम भी, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी, ऑल सभी प्रभावित करते हैं। अगला है ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ, जो रक्त केशिकाएँ होती हैं, मेड अप ऑफ माने मिलकर बनी होती हैं। ब्लड कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ एंडोथेलियम एलोन, एंडोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल, एंडोथेलियम एंड कोट ऑफ मसल। तो जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं मेड अप ऑफ माने मिलकर बनी होती हैं। एग्जैक्ट आंसर है एंडोथेलियम एलोन। अगला है इन हेल्दी मैन, स्वस्थ मनुष्य में द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ WBC, जो औसत संख्या होती है RBC की वो कितनी होती है? 5000। ठीक है, इसका जो आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिए। ठीक है, इसमें लिखा है इन हेल्दी मैन, स्वस्थ मनुष्य में द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ WBC, जो WBC होती हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, उनकी औसत संख्या कितनी होती है? 5000, 9000, 7000 और 10000। तो याद रखिएगा किसी भी स्वस्थ मनुष्य में WBC की जो एवरेज या अप्रॉक्सीमेट नंबर होते हैं वो 7000 होते हैं। 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 25, द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट मैन पर 100 ml ऑफ ब्लड इज, यानी किसी भी स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml पर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन क्या पाया जाता है? मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए, किसी भी हेल्दी यानी स्वस्थ मनुष्य के 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल संख्या क्या होती है? 10 से 12 ग्राम, 12 से 14 ग्राम, 13 से 14 ग्राम, 14 से 16 ग्राम। तो एग्जैक्ट आंसर है 14 से 16 ग्राम। यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, नॉर्मल है, हेल्दी है, तो उसके ब्लड में लगभग 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं आगे 1 बाई 1। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 26, प्रोथ्राम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। प्रोथ्राम्बिन जो कि रक्त के स्कंदन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इज प्रोड्यूस बाई, उत्पन्न कहाँ से होता है? ऑप्शन है स्टमक, स्प्लीन, लीवर, पैंक्रियास। तो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। अगला है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड। कुल मिलाकर के रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगर मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है और उस ब्लड वेसल के अंदर रक्त का थक्का बन गया, उसे क्या कहेंगे? इसको क्लॉटिंग, एग्लूटिनेशन, कोआगुलेशन, थ्रोम्बोसिस, इसको कहेंगे थ्रोम्बोसिस। किसी भी रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त की थक्का बनने की प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अगला है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है वह कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, यानी ले जाने का काम करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अपने साथ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के दौरान कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है? 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 4। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अपने साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इनमें से कौन सा ब्लड प्लाज्मा का प्राथमिक कार्य नहीं है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, ट्रांसपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एग्जैक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इनमें से ब्लड प्लाज्मा का प्राथमिक कार्य नहीं है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। 30 है नॉर्मली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्लड। जो नीचे दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से सामान्यतः कौन ऐसी होती हैं जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज ब्लड में पाया जाता है? न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। इसमें एग्जैक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज ए काइंड ऑफ WBC
न्यूट्रोफिल जो होती है ब्लड में बहुत ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज पाया जाता है 70 से 80 के बीच में। तो करेक्ट आंसर है ए 31 इन। आगे देखिए नेक्स्ट है इन नॉर्मल केस, सामान्य मामलों में, ध्यान दीजिएगा, सामान्य मामलों में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीस्ट परसेंटेज, सामान्य मामलों में नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सबसे कम पाई जाती हैं। मतलब नाम अगर नॉर्मल केस हो या सामान्य स्थितियों में कौन सी WBC ऐसी होती हैं जो सबसे कम प्रतिशत में पाई जाती हैं। स्टेनोफिल, लिम्फोसाइट, बैसोफिल, मोनोसाइट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बैसोफिल। बैसोफिल ऐसी होती है जो सामान्य स्थितियों में सबसे कम संख्या में पाई जाती हैं। ये हो गया 31। आगे फिर मूव करते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा इनका, नेक्स्ट है 32 नंबर का क्वेश्चंस। द डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड इज कॉल्ड, सॉरी, डिफिशियंसी माने कमियां, अब प्लेटलेट्स माने प्लेटलेट्स की, इन ब्लड माने रक्त में। जब रक्त के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसको कहा जाता है, रक्त के अंदर प्लेटलेट्स की कमी को कहा जाता है पॉलीथीमिया, थ्राम्बोसाइटोपेनिया, थैलेसीमिया, नॉन ऑफ द अबव। तो रक्त में जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो इसको कहते हैं थ्राम्बोसाइटोपेनिया। तो एग्जैक्ट आंसर है बी। लार्जेस्ट कार्पसेल्स प्रेजेंट इन द मैमेलियन ब्लड आर, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ी, कार्पसेल्स माने कणिकाएं, प्रेजेंट माने पाई जाती हैं, मैमेलियन माने स्तनधारियों की, ब्लड माने रक्त में। वह सबसे बड़ी कणिकाएं जो स्तनधारी के ब्लड में पाई जाती है वो कौन सी होती है? इरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। तो एग्जैक्ट आंसर है मोनोसाइट। सबसे बड़ी जो कार्पसेल्स होती है जो स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है उसका नाम है मोनोसाइट। अगला क्वेश्चन, मैमेलियन आरबीसी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्टिब्रेट। जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है वो दूसरे वर्टिब्रेट से कैसे भिन्न होती है? पहला ऑप्शन है राउंड नॉन न्यूक्लिएटेड बाइकॉनकेव, राउंड न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉनकेव, ओवल नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉनकेव, ओवल नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाइकॉन्वेक्स। तो जो स्तनधारियों की आरबीसी होती है वो अन्य वर्टिब्रेट से केवल एक मामले में डिफर होती है, वो है राउंड होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है और बाइकॉनकेव होती है। तो स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो राउंड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है और बाइकॉनकेव होती है, एक्सेप्ट द कैमल। यहाँ एक ऊँट होता है, कैमल में न्यूक्लिएटेड होती है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक अपवाद भी है यहाँ पर, तो दैट एक्सेप्शन इज द कैमल, कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। नेक्स्ट है सब, अगला जो आपको दिया गया है आपको वो है क्वेश्चन नंबर 35। WBC बिकम अकुमुलेटेड एट द साइट ऑफ इंजरी बाई। WBC जो है बिकम माने हो जाती है, अकुमुलेटेड माने इकट्ठा, एट द साइट माने स्थान पर, इंजरी माने चोट। कुल मिलाकर के जब किसी को चोट लगती है तो WBC जो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं वो जाती हैं और चोट के स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोस्टेसिस, ठीक है, डायापिडिसिस, फाइगोसाइटोसिस, हीमोस्टेसिस होगा, होमियोस्टेसिस है और हीमोस्टेसिस है ये, डायापिडिसिस, फाइगोसाइटोसिस। तो करेक्ट आंसर है डायापिडिसिस के द्वारा। WBC जो होती है किसी इंजरी वाले स्थान पर डायापिडिसिस के द्वारा इकट्ठा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन द, इरिथ्रोपोइसिस माने होता है आरबीसी बनने की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? स्प्लीन, रेड बोन मैरो, किडनी और लीवर। तो करेक्ट आंसर है रेड बोन मैरो। इसको आगे बढ़ते हैं, ऐसे समझिए। इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, इरिथ्रोपोइसिस मतलब होता है, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। कहाँ स्टार्ट होती है? आरबीसी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट कहाँ होती है? स्प्लीन में, रेड बोन मैरो में, किडनी में और लीवर में। तो एग्जैक्ट आंसर है रेड बोन मैरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड बोन मैरो वह स्थान होता है जहाँ इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन से नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
ब्लड सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। नीचे दिए गए जो सेल गए हैं, नीचे दिए गए रक्त कोशिकाएं हैं, उनमें से कौन सी जो होती हैं जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ब्लड क्लॉटिंग में? थ्राम्बोसाइट, न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट। तो सबसे मेन है थ्राम्बोसाइट, जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ब्लड क्लॉटिंग में, इसलिए ऑप्शन ए जो है एग्जैक्ट सही है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 38 सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। जो सीरम होता है, रक्त का सीरम, सीरम सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लाइक। सीरम जो होता है वो रक्त से अलग होता है क्योंकि इसके अंदर अनुपस्थित होता है कौन? एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। सीरम रक्त से अलग होता है क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट होता है क्लॉटिंग फैक्टर। एग्जैक्ट आंसर है बी। अगला है द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोआगुलेशन। वह प्लाज्मा प्रोटीन जो बहुत जिम्मेदार होती है रक्त के स्कंदन के लिए, वो कौन है? कुल मिलाकर के उस प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए जो रक्त की कोआगुलेशन यानी स्कंदन के लिए जिम्मेदार होती है। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और सीरम एमाइलेज। तो सबसे मेन है फाइब्रिनोजन, इसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट नंबर है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन। डीएनए किस में नहीं पाया जाता है? एन इन न्यूक्लिएटेड ओवम, हेयर रूट, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ, मेच्योर आरबीसी। तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए जो है मेच्योर आरबीसी में नहीं पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है नेक्स्ट जो है ग्लोब्यूलिन इज ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ग्लोब्यूलिन जानते ही हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है वो किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ब्लड क्लॉटिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोटिक बैलेंस। इसका एग्जैक्ट आंसर है डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि जो ग्लोब्यूलिन होती है यही बनाती है इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जो है बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को भक्षण करती है, एंटीजेंस का भक्षण करती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और बॉडी को डिफेंड करती है। तो एग्जैक्ट आंसर है डिफेंस मैकेनिज्म। लिम्फ्स डिफर फ्रॉम ब्लड इनहाइबिंग। लिम्फ जो होता है वो डिफर माने अलग होता है ब्लड से, किस मामले में? नो प्लाज्मा, मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी लेस आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। तो जो लिम्फ होता है प्लाज्मा से किस मामले में अलग होता है? एक मामले में अलग होता है, उसका नाम है मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। लिम्फ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होता है, इसीलिए लिम्फ जो है आरबीसी से, लिम्फ जो होता है ब्लड से इसी मामले में अलग है। ब्लड के अंदर आरबीसी होगी लेकिन लिम्फ के अंदर नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर है डी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी तो ज़्यादा होते हैं लेकिन आरबीसी नहीं होते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हिच रिलीज हिपैरिन एंड हिस्टामिन। वह डब्ल्यूबीसी जो हिपैरिन और हिस्टामिन को रिलीज करती है उसका नाम क्या है? बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और इस्नोफिल। एग्जैक्ट आंसर है बैसोफिल। यही रिलीज करती है हिपैरिन और हिस्टामिन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट आगे देखिए, तो एग्जैक्ट अगला है ब्लड प्लाज्मा इज, क्वेश्चन नंबर 43। ब्लड प्लाज्मा कैसे होती है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, वेरिएबल। तो एग्जैक्ट आंसर है बेसिक। ब्लड प्लाज्मा जो है बेसिक होती है। क्वेश्चन नंबर 44 आगे मूव करते हैं, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द कॉमन एंटी कोआगुलेंट्स यूज फॉर प्रिजर्विंग ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा सामान्य एंटी कोआगुलेंट है, प्रति स्कंदक है, जिसका यूज जो है ब्लड को प्रिजर्व करने में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ऑक्जिलेट। तो करेक्ट आंसर है सोडियम ऑक्जिलेट। इसका प्रयोग करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने में, एंटी कोआगुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो सोडियम ऑक्जिलेट इज द करेक्ट आंसर। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन। ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? फाउंड ऑन आरबीसी, फाउंड ऑन एचबी मॉलिक्यूल, फाउंड इन प्लाज्मा प्रोटीन, नन। तो ब्लड ग्रुप के जो एंटीजन्स होते हैं वो आरबीसी पे पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ये, फाउंड ऑन आरबीसी। अगला है नेक्स्ट 46। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिम्फोसाइट सेल।
एंटीबॉडी जो लिम्फोसाइट सेल के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं उनका नाम क्या है? वी सेल, टी सेल, रेगुलेटरी सेल, नेचुरल किलर सेल। तो वह एंटीबॉडी जो लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसका नाम है बी सेल। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 47। देखिए अगले में दिया गया है, ए मैरिज बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ मैन एंड वुमेन वुड बी लीड टू चाइल्ड डेथ। मतलब नीचे दिए गए रक्त समूहों में से, नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से किस प्रकार की मैन और वुमेन का जो मैरिज है जिससे जो है चाइल्ड की डेथ हो सकती है। ये मैरिज बिटवीन माने, मैरिज माने शादी, बिटवीन माने बीच में, व्हाट टाइप माने किस प्रकार के, मैन एंड वुमेन माने होता है, मैन माने मनुष्य, वुमेन माने औरत, किस प्रकार के मैन और वुमेन की मैरिज से चाइल्ड की डेथ हो सकती है। आर एस पॉजिटिव मेल, आर एस निगेटिव फीमेल, आर एस पॉजिटिव मेल, आर एस पॉजिटिव फीमेल, आर एस में निगेटिव मेल, आर एस निगेटिव फीमेल, आर एस निगेटिव मेल, आर एस पॉजिटिव फीमेल। तो आर एस पॉजिटिव मेल और आर एस निगेटिव फीमेल्स का अगर मैरिज किया जाए तो इससे बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस डिजीज हो जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सही है ए। ठीक है, अगला है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यही इसका एकदम एग्जैक्ट है, इनमें से कौन से पेयर में, ठीक है, इनमें से कौन से, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस अकर्स, इनमें से किस पेयर में अगर मैरिज किया जाए तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बीमारी हो सकती है। आर एस पॉजिटिव मेल, आर एस पॉजिटिव फीमेल, आर एस पॉजिटिव मेल, आर एस निगेटिव फीमेल, आर एस निगेटिव मेल, आर एस निगेटिव फीमेल, आर एस निगेटिव मेल्स एंड आर एस पॉजिटिव फीमेल। तो एग्जैक्ट आंसर इसके पहले वाला है। अगर आर एस पॉजिटिव मेल और आर एस निगेटिव फीमेल्स का मैरिज किया जाएगा तो इसमें बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बीमारी हो सकती है। यानी आर एस पॉजिटिव मेल और आर एस निगेटिव फीमेल का मैरिज नहीं करना चाहिए यथासंभव। ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या होते हैं, मदर्स के एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे की जो फीटस है उसकी आरबीसी को नष्ट कर देते हैं, जिसके द्वारा एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। क्वेश्चन नंबर 49। तो आपका अगर करेक्ट आंसर है बी, आर एस पॉजिटिव मेल एंड आर एस निगेटिव फीमेल का मैरिज नहीं करना चाहिए, इसके द्वारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस बीमारी होती है। आर एस एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, आर एस एंटीबॉडीज कहाँ से, मदर से, लीक इनटू द ब्लड, बच्चे के रक्त में जाती है फीटस की, एंड डिस्ट्रॉय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल, यही जो बताया मैंने ऊपर वाला, फीटल आरबीसी, फीटल डब्ल्यूबीसी, बोथ बी एंड ए एंड सी, मदर आरबीसी। जो आर एस एंटीबॉडीज होती है मदर्स की, अगर मान लीजिए कोई मदर आर एस निगेटिव है तो आर एस निगेटिव मदर की जो एंटीबॉडीज हो जाती है वो लीक कर जाती है और फीटस के और जो फीटस होता है, जो चूँकि फीटस तो ऑलरेडी आर एस पॉजिटिव होगा, तो उनमें से किसकी फीटस के किस सेल को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसको ऐसे समझिए, जो आर एच एंटीबॉडीज मदर की ब्लड से लीक करती है वह फीटस की आरबीसी को क्लम्प कर देती है, यानी फीटल आरबीसी क्लम्प हो जाएगी और उसके द्वारा एक बीमारी होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो करेक्ट आंसर है ए। इन व्हिच स्टेट आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है किस प्रवस्था में आयरन के अंदर पाया जाता है। इन व्हिच स्टेट आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, किस प्रवस्था में जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है, Fe2+, यूनी आयनिक, Fe3, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है Fe2+। हमेशा जो आयरन है वो फेरिक फार्म में पाया जाता है, फेरस फार्म में नहीं पाया जाता है, तो Fe2++ इज द करेक्ट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताए गए। आई होप दैट ऑल ऑफ ह्यूमन मस्ट बी अंडरस्टैंड्स। ये सब आप लोगों की खूब अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो लेक्चर्स, ये ब्लड एंड सर्कुलेशन पार्ट 1 है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2। उसमें हम बताएंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेशन से रिलेटेड। आज के इस लेक्चर्स में हमने जो भी डिस्क्रिप्शंस दिए हैं वो सारे के सारे ब्लड से रिलेटेड हैं। आज के इस लेक्चर्स में हमने सारे ब्लड से ही रिलेटेड रखे हैं, सर्कुलेशन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और इसके आगे लेक्चर्स में जो अगला नेक्स्ट ब्लड एंड सर्कुलेशन पार्ट 2 बनाएंगे उसमें उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मैंने आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स। अगर आपको समझ में आया हुआ तो चैनल को अवश्य लाइक करिएगा। आने वाले समय में हर टॉपिक, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, हर टॉपिक से एमसीक्यूज देंगे आपको, जो हर कंपटीशंस में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चैनल को लाइक करिएगा जिससे आपको सारे
नोटिफिकेशन मिलते रहें कमिंग वीडियोज़ के। थैंक यू।